रोशन कर दो। कम हो गई। बस सही कर दो। मैं कुछ सर हो जाता है फोकस। सही हो जाता है। चलो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स। क्या तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट पैदा कर सकते हो? कैन यू प्रोड्यूस ब्रिलियंसी या इल्यूमिनेशन? क्या लाइट पैदा कर सकते हो? इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम कूलनेस भी पैदा कर सकते हो। हीट पंप, हीट को जो निकाल के फेंके रेफ्रिजरेटर से, यानी कूलर रीजन से वो क्या कर दे बताओ, हॉटर रीजन में डाल दे, उसको पंप कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं है, हीट पंप है। ये एसी क्या है? हीट पंप। ठंडी जगह से भी गर्मी निकाल के बाहर फेंक रहा है। जैसे तुम्हारे घर में वाटर पंप है मोटर, वो नीचे से ऊपर फेंक रहा है, जो उल्टा चला दे वो पंप। जैसे साइकिल पंप, बाहर हवा कम और टायर में ज़्यादा, तो जो उल्टी डायरेक्शन में चला उसको हमेशा क्या कहोगे? पंप। तो ये उल्टा कर रहा है ना काम, बाहर से तो गर्मी नहीं दे रहा है, अंदर से ठंडा होते हुए भी अंदर से बाहर हीट फेंका, तो पंप हुआ कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है, तो इट कैन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी। हर कुछ होते हुए भी तुमको सिर्फ इससे ठंडी हवा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? लेकिन बहुत गर्म है पीछे, ये अननेसेसरी हीटर क्यों हो रहा है? क्या तुम इसको हीट भी रखना चाहते हो? क्या नहीं रखना चाहते, लेकिन गर्म हो रहा है। तुम उससे रोशनी चाहते हो, लेकिन छू के देख लो गर्म है ट्यूबलाइट। तुम क्या इससे हीट चाहते थे? या बल्ब कभी छुआ है? बदलते समय बल्ब चेंज करो, गर्म होता है। समझ में आई बात कि नहीं? सो इन मैनी केस द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वेरियस फॉर्म, हीट इज अनडिजायरेबल। कई बार तुम्हें नहीं चाहिए हीट, लेकिन आ जाती है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक यूजफुल एनर्जी और एक वेस्ट एनर्जी। यानी आप ये कह सकते हो, अगर 100 जूल वह वहां से ड्रॉ कर रहा है, कितना ले रहा है? 100 जूल। 90 जूल का ये रोटेट करे और 10 जूल की गर्म करे, तो आप कहोगे भाई इसकी एफिशिएंसी तो 90% हुई। क्या कर रहा है बताओ? और 10 जूल तो ये वेस्ट कर दिया ना। तो ऐसा होता है कि कुछ उसकी वेस्ट हो जाती है, कुछ यूजफुल एनर्जी होती है। लेकिन उनका क्या, जो पूरी तरीके से हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग डिवाइस, उनकी तो हर एनर्जी यूजफुल है, उनको तो गर्मी ही पैदा करनी है। हीटिंग एलिमेंट्स हमेशा क्या करते हैं बताओ? जो हीट करते हो, हीटिंग एलिमेंट्स आर 100% एफिशिएंट। व्हाट दे ड्रॉ फ्रॉम मेन सोर्स, दे कन्वर्ट 100% इनटू हीट। हीटर देखा है, टोस्टर देखा है, उन सब में यही होता है। उनको तो हीट ही करना है, वहाँ कहाँ वेस्ट कुछ होगा? होगा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए लिखो इस चीज को कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस अदर यूजफुल फॉर्म्स। उसे बदला जा सकता है। However, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होंगे, विद्युत उपकरण, आर नॉट 100% एफिशिएंट। इफ मान लीजिए, इफ अ फैन इज 90% एफिशिएंट, इसका क्या मतलब है? मीन्स इफ इट ड्रॉज, ये क्या करता होगा? इफ इट ड्रॉज 100 जूल, 100 जूल एनर्जी निकालता हो पर, ठीक है? एक सी देखो,
it draws 100 joule energy from main source, मेन सोर्स से अगर ये 100 जूल एनर्जी ले, then it converts 90 जूल into rotational energy. किसमें बदलेगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है. एंड 10%, तो और 10 जूल को क्या करेगा? इज वेस्टेड इन हीटिंग मोटर. इसके पीछे मोटर लगी, इन हीटिंग मोटर. सही है. एंड नो एप्लियंस इज 100% एफिशिएंट. कोई भी सब में गर्म करता ही है. हीट इज ए सच इफेक्ट दैट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. इट इज इवेंचुअल. ये अपरिहार्य है, इससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते. किसी भी चीज़ में अगर कोई एलिमेंट लाओगे, हीट तो हो गए. बहुत ज़्यादा है तो फिलिप्स है या कोई कंपनी 95% ही एफिशिएंसी देती है, 100 तो कोई नहीं. ठीक है नहीं. अच्छा देखो, हाउएवर जो हमारे हीटिंग एलिमेंट है वो क्या करते हैं? अवर हीटिंग एलिमेंट्स आर 100% एफिशिएंट. Whatever energy, electrical energy, they draw from main source. These draw from main source is converted into heat. उसे heat में बदल देंगे. अब जरा ध्यान दीजिए. मान लीजिए वही उनका वर्क डन है कि अगर एक ऐसा हमारे पास नाइक्रोम का वायर है. नाइक्रोम का वायर हीटर में लगा रहता है. जो तुम्हारे यहाँ रूम हीटर होगा ना, उसमें कौन सा वायर रहेगा? नाइक्रोम का रहेगा. निकल, क्रोमियम और आयरन, यही 3 चीज से मिलकर बनता है क्या नाइक्रोम? इसका वायर होगा. अब ये देखो, इसको V वोल्टेज पे लगा दिया और इससे करंट क्या फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही. V वोल्टेज पे लगा दिया तो इस पे ड्रॉप भी कितना होगा? जितना लगाओगे उतने का ड्रॉप होगा. और ये R है. दिस इज हीटिंग एलिमेंट. तो आप ये देखिए कि इफ ए रेजिस्टर ऑफ R ohm is connected to V volt main supply, उससे कनेक्ट किया. ठीक है. एंड इट ड्रॉस करंट I, और इससे करंट भी कुछ ना कुछ तो ये करंट लेगा. एंड ड्रॉस I एम्पियर करंट. तो क्या चीज हो सकती है? जैसे मान लो ये है, ऐसे 2 प्लेट्स हैं और एक प्लेट्स पॉजिटिव एंड है और एक प्लेट्स ऐसा सेल पे लगाओगे तो हो ही जाएगा. एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक नेगेटिव हो जाएगी. अब मान लीजिए कि क्यू चार्ज यहाँ से मूव किया. क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू कूलम चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव. या ये मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. अच्छा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स इफ फ्रॉम हायर टू लोअर इट विल वर्क. कुछ ना कुछ काम करके देगा कि नहीं, क्योंकि ये अट्रैक्शन में जा रहा है. चलो, तो इफ क्यू चार्ज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, इफ क्यू चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल, इससे V रखा इसे 0, तो V का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. एक हायर एक लोअर है तो V 0 हो गया. फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. तो आप मुझे बताइए कि कितना वर्क डन होगा? V क्या होता है बोलो?
W/Q। सही है। मेरा ये कहने का मतलब है तुम 220 वोल्ट पे लगाओ जरा, 220 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट का डिफरेंस है। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से जरा मयंक 2 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ में भेज दिया है, 2 कूलम भेजा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये 2 कूलम चार्ज हमें कितना काम करके देगा? 440 जूल। क्योंकि 1 कूलम चार्ज मूव करता तो यहाँ से वो कितने रुपए या कितना जूल एनर्जी लेके जाता। वोल्ट का मतलब क्या समझते हो? 220 जूल पर कूलम। मतलब क्या होता है वोल्ट, और है क्या? वोल्ट तो एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन पीछे की चीज क्या है, इसे तुम क्या कहते हो बताओ? 220 जूल पर कूलम। हर कूलम चार्ज अगर इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर जाएगा तो वो 220 जूल एनर्जी खर्च करेगा। तो क्या ये चीज इससे आ सकती है? W जरा देखो क्या है, इससे क्या पता चलेगा कि कोई अप्लायंस कितना वर्क करेगा। हीटिंग इफेक्ट का मतलब कितना वर्क करेगा, उसका वर्क है हीट करना। तो W क्या हुआ बोलो? VQ। सही है। W इज इक्वल्स टू, इसके चलने से ही तो करंट है। अगर मान लो वो यहाँ से यहाँ चल रहा है, Q चार्ज यहाँ से चल, और कितना टाइम ले रहा है बताओ? अगर वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय ले रहा है? 3 सेकेंड। इफ Q चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इट टेक्स टाइम T, कितना टाइम ले रहा है? तो बताओ वो कितनी करंट को कंस्टिट्यूट कर रहा है? नाउ व्हाट इज द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय इट? तो ये चीज लिखेंगे। नाउ अब देखो, दिस Q चार्ज, ये चार्ज मूव कर रहा है, मूव्स इन T सेकेंड, देन करंट विल बी, करंट कितनी होगी दिव्या? करंट क्या होगी बोलो? चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बोलो? Q/T। ये तो फार्मूला पता नहीं इलेक्ट्रिक करंट का, कि कहीं से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। अगर ये 10 सेकेंड में हो रहा होगा, यहीं पे देख लो 2 वाला किया था, 2 कूलम चार्ज 2 सेकेंड में, ऐसा कर सकते हैं। ये यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई बताइए ना? Q इज इक्वल्स टू IT। अब देखो दोनों चीज लिखी। अब इधर देखिए कि पावर क्या होती किसी चीज की बोलो? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर भी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ वर्क डन। और 9th में तुमने क्या पढ़ा था बोलो? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अगर कोई आदमी 100 जूल काम 10 सेकंड में कर लेता है तो उसकी पावर 10 जूल पर सेकंड या 10 वॉट हो जाती है क्या? 100 जूल काम अगर तुम 10 सेकंड में कर लेते हो, ठीक है, तो पावर क्या होगी? 1 सेकंड में कितना काम किया। ओके, अब आप देखिए, मान लीजिए कि 2 लोग हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ने पे दोनों ने mgh काम किया। mgh दोनों ही चढ़ के आए। एक 40 kg का आदमी है और 40 kg का आदमी 10 मीटर ऊंची सीढ़ी है। 10 मीटर तो नहीं होगी क्योंकि एक खंड का मतलब है 3 मीटर, तो 3 मीटर चलो 5 मीटर है। 40 किलो का आदमी है, तो बताओ वो यहाँ से यहाँ चढ़ेगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर लेगा? mgh उतना ही तो काम करेगा, इतनी एनर्जी उसमें आ। तो अल्टीमेटली उसने 40 किलो का है, 5 मीटर चल रहा है, तो उसने कितना काम किया इतना ऊपर हाइट पे आने के लिए? mgh वर्क डन। अभी तुमको एक दिन हमने बताया था कि इफ यू डू वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो तुम अगर जीने पे चढ़ रही हो, सीढ़ियों पे चढ़ रही हो, तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही हो? देन वॉट एवर यू विल डू वर्क विल गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो किसमें हो जाएगा? तो वास्तव में जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो? और वो जो तुम काम करोगे वो किसमें कंजर्व हो जाएगी? mgh। तो अगर मैं mgh की बात करूं, यही पोटेंशियल एनर्जी और यही तुमने काम किया। तो इतना चढ़ने पे तुमने कितना काम किया? mgh 40 किलो पे थे, 10 इसको मान लिया, 5 ये हो गया, तो कितना हो गया बोलो? 200, 2 पंचे 4 पंचे 20, 2000 जूल हो गया।
2000 जूल हो गया। मान लीजिए चंद्रशेखर और नमन दोनों ही सीढ़ियां चढ़े। चंद्रशेखर 10 सेकंड में चढ़ा और जो नमन है वो फटाफट 2 सेकंड में ही चढ़ गया। तो क्या दोनों का वर्क डन सेम माना जाएगा, उत्कर्ष की अलग अलग? ये तो कह रहे हैं कि नहीं, दोनों का अलग अलग। भाई दोनों ही 40 किलो के थे ना, दोनों का वर्क डन यही है, क्योंकि दोनों सीढ़ी चढ़े। वो नमन 2 सेकंड में चढ़ गए, 10 सेकंड में, उससे वर्क डन थोड़ी बदला, लेकिन दोनों की पावर में फर्क है। क्यों? क्योंकि पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। नमन अगर 2000 जूल काम 2 सेकंड में करता है तो इसकी पावर 1000 वाट हुई, और जबकि अगर ये 10 सेकंड में कर रहे हैं 2000 जूल तो इनकी 200 वाट हुई। वर्क इज सेम। हो सकता है कि इसी में कोई अगर बूढ़ी औरत चढ़े तो हर जीने पे बैठे आधे घंटे और पूरे दिन में चढ़ पाए, तो वो भी वर्क उतना ही करेगी, लेकिन पावर उसकी बदल जाएगी ना। बात समझ आएगी नहीं? तो व्हाट इज पावर? इट इज रेट ऑफ वर्क डन, कि रेट कितना है। अच्छा अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस भी है, तो कोई हीटर ज़्यादा पावर का होता है, कोई कम पावर का होता है। तो बोलो पावर का क्या फार्मूला लिखोगे? W/T। और W वहाँ क्या लिखा था, उधर देखो। तो W की जगह क्या लिखोगे, बोलो? VQ, है ना। V वोल्टेज के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक Q चार्ज मूव किया, तो काम ये तो तुम्हें पढ़ चुके हो। लेकिन Q/T क्या होता है? Q/T भी हमने वहां बता दिया। तो फिर इसे पावर को आप क्या लिख सकते हो? V × Q/T, और Q/T को तुमने क्या कहा? आई। तो क्या ये पावर का फार्मूला VI हो गया? बोलो, बात समझ आ गई? और ये जो भी उसने किया, बात समझ आ गई ना, कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का क्या मतलब है कि अगर V वोल्टेज में, V वोल्टेज है, इसके बीच में V वोल्ट है, और Q चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, तो VQ ही वर्क डन है। 220 का वोल्टेज है, 5 कूलम आ गए, तुम्हारे हाथ में 1100 जूल का काम हो गया। 5 कूलम चार्ज एक सिरे से दूसरे, क्योंकि 1 कूलम जाएगा तो 220 जूल ड्रॉ करेगा, 5 कूलम जाएंगे तो कितना हो गया, इतना। लेकिन अब बड़ी बात आई कि 5 कूलम आए कितनी देर में, टाइम से डिवाइड करो। पावर चाहिए तो तुम्हें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, वास्तव में कितनी देर में मूव किए, तो वो टाइम भी महत्वपूर्ण है ना। जो भी हो P = VI, तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन V को ओम्स लॉ के हिसाब से क्या कहते हैं, तो P को क्या लिख सकते हैं, बोलो? V की जगह क्या लिखोगे? IR × I, तो क्या हो जाएगा, बोलो? I²R। तो पावर का एक और क्या फार्मूला हो गया? अब इसी को फिर से देखो, अब कि V को कुछ ना लिखो, अमन I को क्या लिख सकते हो ओम्स लॉ के हिसाब से? तो V/R। तब पावर का क्या फार्मूला हो जाएगा? इन एडिशन टू दिस फार्मूला you are having 3 more formula for power which is relevant in this chapter। उसका काम नहीं पड़ेगा, है ये भी फार्मूला जो 9th में तुमने पढ़ा है, लेकिन बस मैंने इसको W की जगह VQ लिख दिया, बाकी काम तो वही है ना। तो अब मुझे नमन तुम क्या 3 फार्मूले बताओगे पावर के? बस बोलो। P is equals to क्या? P is equals to VI, P is equals to V of P square upon R, P is equals to IR, I² R। ठीक है, आप बताओ नहीं ठीक है। Power equals to VI, V equals to I² R, P equals to V² upon R। सही बताया आप। अब देखो, इतनी बात हो गई, अब जरा देखो, इस पर बेस्ड 6 सवाल हैं, तो हम 6 सवाल करें। पहला सवाल लिखिए, दैट इज एग्जाम्पल 12.10, 12 नहीं 11.10। सो इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी 840 वाट,
व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम। कभी कभी ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रिकल आएगा ना, तो इसी में बीच में एक रियोस्टेट होता है क्या? यस सर। तो रियोस्टेट से पता चल जाता है कि भाई ये सिल्क है और एक लिनन होता है। लिनन का मतलब क्या होता है कि दैट इज सूती कपड़ा, और सिल्क पे वो मिनिमम पावर लेगा। और जब चादर प्रेस करनी हो तो फुल पे रखते हो कि नहीं, लिनन। तो अब ये दो काम कर रहा है, एट मिनिमम और मैक्सिमम का जरा देखो। जहाँ इसको घुमा दोगे तो ये पावर कम ज़्यादा करने लगेगा ना, हीट ज़्यादा लेगा तो पावर ज़्यादा। इट इज़ ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। उसी वोल्टेज पे कोई डिवाइस कम पावर लेती है, कोई ज़्यादा लेती है। अब देखिए, पहले में लिखो पावर कितनी लिखोगे बोलो, 840 वाट, और दूसरे में क्या लिखोगे 360 वाट। और दोनों क्या मेन से ले रहे हैं, तो मेन सोर्स का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 220। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आई और आर बताना है। आई कितना है और आर कितना है, यहाँ भी देखो, ठीक है, आई डैश लिख लो बस, ज़्यादा नहीं, सही है। ये पावर मैक्सिमम है, ये लिनन की है और ये सिल्क की है। P और V से I निकल आएगा, निकालो। तो P इज इक्वल टू वी आई। P कितना है 840, V कितना है, I निकाल लो। 840 बाई 220 तो क्या हो जाएगा 42 बाई 11 से डिवाइड करो 42 में, 11 3 जा 33, तो 90 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, 3.82, तो 3.82 एम्पियर, ये आई आ गया। ओके, आई भी है। अब आप देख लो, P और V से तुम्हें R निकालने की भी सुविधा दी गई है। P और V से निकाल लो, इसी से ही R निकालो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक इरर वाली वैल्यू है ना, रख तो सकते हो या फिर ये भी रख सकते हो। चलो बताओ P क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, तो R क्या होता है V स्क्वायर बाई P, तो 220 इंटू 220 अपॉन P कितना है, ये समझ में आया सुजैन? P क्या है V स्क्वायर बाई R, इसी से निकाल लो। और भी चीज़ें थी आई स्क्वायर से, बहुत सारी चीज़ें, बट आई में रखने पे इरर है, तो कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0 से 0 कटा, 2 से कट करो, 4 से कट करो, बताओ 4 2 जा 8, 4 से इसको करो, 4 5 जा 20, 4 से कर दो, सही है। अब ये 21 है, 21 तो किसी से नहीं कटेगा ना, इनको मल्टीप्लाई करो और फिर 21 से डिवाइड करो, कुछ तो नहीं हो सकता। तो 55 इंटू 22 करो जरा, 110 110 कितना हुआ, 0 1 1 2 1 2 1 0 बाई 21। अब इसमें 21 से डिवाइड करो, 576 ओके, कहाँ से अबाकस किया, 57.60, दैट इज इतना ओम, है ना, समझ में आ गई बात। अगला देखो, यहाँ पर हमें आई निकालना है, आई का क्या फॉर्मूला है, P is equals to VI। P इज इक्वल्स टू वी आई। वी नहीं है चेंज, तो P और I चेंज है तो इसमें डैश लगाओ, V तो सेम है ना, तो V में नहीं लगाया कुछ, तो I डैश क्या हुआ P डैश बाई V। P कितना है 360, V कितना है 220, 0 से 0 कटा, तो I डैश कितना आ जाएगा 18/11। 18/11 को मैं डिवाइड करो, कितना आएगा 1.636। कितना एक्यूरेट है, कितने फास्ट है। ला
दैट इज आई डैश कितना आ गया 636 बहुत बड़ी बात है 1.636 एम्पियर। समझ आई बात कि नहीं? 11 से इन्होंने डिवाइड कर लिया। अब आर कैसे निकालें? आर के लिए कर रहे हैं p square upon r यस। तो P इज इक्वल्स टू v square V स्क्वायर बाई आर। हाँ अच्छा R तो अलग अलग होगा, ये भी अलग अलग है। 360 इज 220 स्क्वायर बाई आर। तो R क्या हुआ? 220 इंटू 220 अपॉन 360। 4 से कट कर दो, 0 से तो पहले 0 करो, 4 9 या 36, 0 मत करो। तो दिस इज 55 हो गया। अब ये 90 है, फिर 5 से कट करो, 5 1 is 5, 5 8 या 14, ये 11 हो गया, 18 है, 9 आ जाएगा 110, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा? 9 से डिवाइड करो, 31 134.4 ये जल्दी कर लेते हैं। 9 4 या 4 आ गया, 36 40 फिर 4 आ गया। इनके में 1 5 क्यों आ रहा है? वो डेसिमल से डिवाइड किया, हमारा ज़्यादा करेक्ट है। 9 4 क्या? सर 4 ही 4 4 आ रहा है, यस 134.4, क्योंकि उन्होंने डेसिमल से डिवाइड किया तो इनएक्यूरेट हो गया। 163 वाले को उन्होंने पहले अप्रॉक्सीमेट किया, फिर डिवाइड किया, अप्रॉक्सीमेशन पाइल अप होते चले गए। यहाँ कितना था? पहले इन्होंने 164 किया, उसी में हुआ, इसको बढ़ा के फिर डिवाइड करेंगे तो फिर चीज़ और छोटी नहीं हो जाएगी, उनका फिर 134.1 आ गया। और हम लोगों ने कहीं अप्रॉक्सीमेशन लिया, ओरिजिनल वैल्यू रखी नहीं। चलो अब जरा देखो, यहाँ तक समझ में आया ताशी? इसको कई तरीके से कर सकते हैं। तुम आर का कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास P है और I भी आ गया, ओम्स लॉ लगा लो। तुम इस फार्मूले से पीछा छुड़ाना चाहते हो कि नहीं हम और नहीं लगाएंगे, इतने में तो मन भर गया है, तो ओम्स लॉ लगा लो। ऐसा होता है नहीं कई बार? ओम लॉ तो भक्ति का भी प्रतीक है, उससे लगाना चाहिए ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बोलो? क्या वर्क डन और अपॉन क्या होता है? टाइम। इतनी बात सही है? इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम को इधर कर लो तो बोलो P इज इक्वल टू W/T। तो W क्या हुआ? PT। क्या तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे घर का हीटर 100% एफिशिएंट है? तो जो वो पावर ड्रॉ करेगा और जितना वो काम करेगा, क्या वो सारी की सारी हीट है? और हीटिंग एलिमेंट्स वर्क डन इज completely converted into heat. Whatever energy they draw from means it is totally converted into heat. ये तो इलेक्ट्रिकल पावर उस जो भी है उस डिवाइस का। तो बात समझे, W की जगह मैं H लिख दूं क्या? जो वो काम करेंगे वो तो 100% एफिशिएंट है। सो फॉर हीटिंग एलिमेंट, जैसे हीटिंग एलिमेंट किसे कहोगे? हीटिंग एलिमेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? क्या टोस्टर आ जाएगा और रूम हीटर आ जाएगा और आ जाएगा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन आ जाएगा, और कुछ भी मन में? या तुम्हारा वो जो इलेक्ट्रिक से स्टोव आजकल आए, कौन से उनका क्या नाम है? इमर्सन रॉड भी आ जाएगी, और भी कोई होगा तो भी आ जाएगा। इंडक्शन कुकर, इंडक्शन स्टोव, ये सभी चीजें हैं। अब देखो फॉर हीटिंग एलिमेंट क्या होगा? वॉट एवर इज द वर्क डन इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट। इसके ऊपर जूल्स ने अपना हीटिंग लॉ दे दिया। वॉट एवर वर्क इज डन
is completely converted ऐसे बोले into heat. These are 100% efficient. Are 100% efficient. तो मैं W की जगह H लिख दूं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा काम ही हीट देना है. 90% क्यों करे, फिर तो 100 ही लिखे. Now replace W by H. Replace W by H. तो H किसके इक्वल हो गया? W PT. लेकिन P तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था? क्या I स्क्वायर R? VI लिखा था और फिर V की जगह ओम्स लॉ लगा दिया तो I स्क्वायर R. P क्या होता है? तो मैं VI ही लगा देता हूँ. तो H का एक फार्मूला VIT हुआ. ये भी काम में आएगा. 2 सवाल इस पे भी. P की जगह VI लिख दिया ना, लेकिन V की जगह क्या लिखा जा सकता है? ओम्स लॉ. V की जगह क्या लिखा जा सकता है? IR और एक I और है, तो फिर H क्या हो जाएगा? I स्क्वायर. RT इसको जूल्स हीटिंग लॉ कहेंगे. जूल्स हीटिंग ठीक है, जूल के ताप का नियम. चलिए अब हम देखें जूल्स हीटिंग लॉ है क्या. जूल्स हीटिंग लॉ. जूल्स हीटिंग लॉ कह रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एलिमेंट ये I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन किन 2 चीजों को कांस्टेंट रहना होगा? RT रेजिस्टेंस एंड टाइम. इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना. 2 को कांस्टेंट रख लो तो इट इज प्रोपोर्शनल टू R एंड T. क्या हुए बोलो? कांस्टेंट. तो फिर करंट के डबल कर देने पर हीट कितनी हो जाएगी? 4 गुना. करके रख के देख लो. आप समझ में आ गया कि नहीं? अगर डबल करो तो ये 4 गुना है. आप ऐसे ही रख के देख लो. H को 1 रखो तो हीट 1 है. 2 रखो तो 4 नहीं हो गए. रख के देख लो. 4 गुने में 3. ट्रिपल कर दो तो 9 गुनी. 4 गुने 4 टाइम्स कर दो तो 16 गुनी. ऐसा हो जा रहा है कि नहीं? स्क्वायर रिलेटेड है नहीं. और अगर मान लो R के भी रिलेटेड है. हमने तुमसे क्यों कहा कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, पिछले बहुत पहले एक सवाल आया था कि वाई द टोस्टर्स आर मेड ऑफ एलॉय. R के बढ़ने पर भी तो हीट बढ़ती है, तो R बढ़ने से क्या हीट नहीं बढ़ेगी? और एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो तो तुमने देख लिया. वहीं तक मैग्नीज तक ही जाने से 100 गुना हो जाता है. एलॉय तक तो 3000 पहुँच रहा है. नाइक्रोम तक तो 3000 पहुँच रहा है. टंगस्टन का तो तुम्हारी बुक में नहीं दिया ना. टंगस्टन का भी दिया, वो भी और 100 गुना है. टंगस्टन 5वें नंबर पे. टंगस्टन. आयरन तो एल्यूमिनियम 3 नंबर पे. 5वें पे आयरन है. 6ठे पे टंगस्टन है क्या? 6th पे है. आयरन से पहले देखो, रजिस्टर इज द कंडक्टर विच लिमिट्स द करंट. अगर आगे अभी कभी डेफिनेशन आए तो नेट में ये डेफिनेशन है. रजिस्टर क्या होते हैं? दीज आर द कंडक्टर विच लिमिट्स द. रजिस्ट भी कर सकते हो, ये करंट को जो लिमिट कर दे. ऐसा भी देखो. अब ये देखो, यहाँ क्या लिखे चंद्रशेखर? यहाँ भी तो कुछ लिखना पड़ेगा. यहाँ क्या लिखे? कोई बात नहीं. नमन आप बताओ. इस फार्मूले से नहीं देख रहे हो? देखो यहाँ देखो. अगर तुमको कि ये देखना है कि क्लोरोफिल, अगर मैं कहूँ कि पेड़ों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से. तो तुम यही चीज देखो पेड़ों में कि किसमें ज्यादा मैग्नीशियम है तो कौन ज्यादा हरा है. क्योंकि क्लोरोफिल किसकी वजह से? जैसे तुम कहते हो मिर्च बड़ी कड़वी है, तो कहते हो मिर्च कड़वी क्यों है? जिंक की वजह से. हर एक के अपने एक रोल है ना. जितने एलिमेंट है उनका अलग अलग टेस्ट है. तो जब मिर्च कड़वी लगती है तो कहते हो बड़े जिंक वाली मिर्ची खिला रहे हो. हरी हरी सब्जी पूरा मैग्नीशियम ही खिला डालोगे क्या आज? ऐसा बोलते हो कि नहीं घर में? तो इस तरीके समझो इस बात को. तो ऐसा अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रोल है, तो हम क्या करें? हम थोड़ी कर सकते. मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर तुम 2 पेड़ों का हरापन देख रहे हो तो तुम उनमें मैग्नीशियम की मात्रा देखो ना.
अब बीच में कोई आ जाए तो जरा मीठापन भी देख लो, जरा लंबाई भी देख लो, अरे सब चीजें एक साथ देखोगे तब तुम्हें उसका रिलेशन कैसे पता चलेगा। चीजों को रोको, बाकी चीजों को, सिर्फ ग्रीनरी देखो, फिर उसका मेजरमेंट। व्हेन यू आर रिलेटिंग वन, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विद अदर, देन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर टू रिमेन कांस्टेंट। उनको भी वेरी करोगे तो तुम कभी कुछ पता ही नहीं लगा पाओगे। वेरिएशन ये देखो, बच्चे को प्रोटीन ही प्रोटीन खिलाते रहो अमन को, फिर देखो वो कैसा हो जाएगा। और तुम सोचो नहीं कार्बोहाइड्रेट भी खिला दिए तो प्रोटीन का असर कैसे देख पाओ। एक ही चीज खिलाओ, जिसको कार्बोहाइड्रेट खिला तो वही खिलाओ, सही है। अब जरा देखो, तो मुझे यहाँ आर लिखा है तो दिव्या यहाँ क्या लिख देना चाहिए, सही है। बाकी चीजों को नियत रख लो, तब तो आर का अंतर देखो, यार डबल करने पे क्या तो बोलो, बात समझ आएगी नहीं। तो इसलिए क्या लिखते हैं बोलो, आई एंड आर कांस्टेंट। अब अगर मान लो टाइम, ज्यादा टाइम तक तुम अपने घर में सोनाक्षी हीटर चलाओगी तो क्या वो ज्यादा गर्मी देगा? तो टाइम के भी प्रोपोर्शन, हीटर ज्यादा देर जलेगा तो ज्यादा गर्मी नहीं देगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी ज्यादा गर्मी देगा, ज्यादा करंट ड्रॉ करता होगा तो भी ज्यादा गर्मी देगा। तो इस तरीके से यहाँ टी लिखने पर मयंक मुझे क्या लिख देना चाहिए? अच्छा, सही है। तो यहाँ क्या लिख दें, आई एंड आर कांस्टेंट, सही है। अब इसको स्टेटमेंट पे लिख दें, जो जूल हीटिंग लॉ यही है। क्या लिखता है जूल हीटिंग लॉ, जरा देखो, इनका नाम ऑगस्टस जूल्स होगा, पूरा नाम देखना। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर, heat produced in a resistor is directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली, बात नहीं करो तुम लोग, ज्यादा बात करते हो, फोन के बगल बैठ के बात करो, पीछे जाकर बात ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ करंट। क्या क्या कांस्टेंट है वो ब्रैकेट में लिख दिया, देखो। फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, पूरी बात नहीं लिखी, आधी। फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस लिखा, टाइम नहीं लिखा, जबकि टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा ना। ऐसा क्यों लिखा? कहाँ लिखा है? मेरे तो नहीं लिखा। नहीं, वो तो आई कांस्टेंट का, तो आई पहला देखो, टू गिवन रेजिस्टेंस, चलो कोई बात नहीं, वही लिखा। यहाँ ध्यान दो, पहला क्या लिखा है? इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहला क्या है? स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। टी को छोड़ दिया है, लिखना चाहिए था बट लिखा नहीं। ओके, सेकंड क्या लिखे? आप ऐसे ही लिख देना, जैसे ऐसे ही लिख देना। और सेकंड लिखो, अब किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, फॉर गिवन करंट। रेजिस्टेंस में करंट ली, करंट में रेजिस्टेंस लिया, टाइम के लिए एक अलग कॉलम बना। तीसरी चीज किसके प्रोपोर्शनल की है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज ड्रॉन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको किया? स्क्वायर ऑफ करंट इफ आर इज कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ आई इज कांस्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे लिख दिया, जैसा उन्होंने बनाया वैसा कर दिया। नियम किसी का नहीं बदल सकते, लेकिन थीम यही है। समझ आ गई बात? तो दिस इज
जूल हीटिंग लॉ। अब अगला क्वेश्चन देखो 11.11 एग्जांपल 11.11 क्या दिया है 100 जूल हीट प्रोड्यूस हुई है और 4 ओम का रजिस्टर। हीट कितनी है 100 जूल और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। पूछा क्या गया है बी पूछा गया For given resist 4 ओम का रेजिस्टेंस है कि नहीं। उस कॉइल पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। जो बड़ी बड़ी ये सब होती है ना आयरन ये सब ये 10 ओम तक इनके रेजिस्टेंस होते हैं। अब बल्ब में 200 ओम 400 ओम नाइट बल्ब 3000 ओम और ये सब चीज़ों में बहुत थोड़ा ही होता है तभी तो करंट ज़्यादा जाती है। अब आपके पास H है R है V निकालोगे कौन सा फार्मूला लगाओगे। H का फार्मूला देखो ऐसा कुछ पता चल रहा है फॉर ईच सेकंड टाइम दिया है T कितना है ईच सेकंड 1 सेकंड दे दिया है H upon R क्योंकि H है 100 जूल 1 सेकंड में हो रही ना H upon 100 जूल इन 1 सेकंड दे रहा है कि नहीं। पढ़ो सवाल में हाउ मच एनर्जी 100 जूल एनर्जी इज ड्रॉन इन ईच सेकंड। तुम पढ़ना ही नहीं पड़ती है उल्टो पेज है। पढ़ो सवाल इसको 100 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड कितने समय में इन ईच सेकंड। तो ये वाला फार्मूला लगाओ कौन सा VIT से नहीं होगा। चलो करते हैं ठीक है। और H है हमारे पास R है T है V निकालना है क्या कौन सा लगाना है? पहले सर आई निकाल लेंगे पहले आई निकाल लेंगे फिर उससे बी निकाल देंगे। H upon अच्छा R ये सही है ये तो अच्छा बता दिया। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से I निकाल लो और I और R से भी निकाल लो। नहीं ये तो टैलेंटेड है। हाँ बोलो पानी जरा जरा देना अबे आते हैं। जमा करो शेयर्स तो 4 घंटे दे रहे हो ऐसे तो स्पाइन खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलिए जमा करिए 5 मिनट में। तो H is equals to what? Joule's heating law.
दैट इज 100 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आई तो नहीं पता है, और आर टी 4 इंटू 1, तो आई स्क्वायर कितना आ गया 100/4, तो आई स्क्वायर क्या आ गया 25 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की अमन क्या यूनिट होगी बोलो? आई स्क्वायर के लिए एम्पियर स्क्वायर ना, यूनिट भी तो वैसी ही होती है। तो आई कितना हो गया प्लस माइनस √25, प्लस माइनस लगा देना, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो 5 एम्पियर। अब लगाओ V इज इक्वल टू आई आर, V चाहिए ना, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो क्या 20 वोल्ट सही है। नाउ deduce 3 relations for electric power. Deduce relation for heat produced in heating element and hence states Joule's heating law. A 100 joule of heat is produced. Heat is produced by 4 ohm resistor in 1 second. Find potential difference applied across it. And electric iron. ठीक है, बिजली विभाग से कौन है? works at 840 watt and 360 watt values if connected to 220 volt supply line. Find current and resistance in each case. दो वैल्यू पे काम कर रहा है, एक मैक्सिमम होता है हीटर में, एक मिनिमम होता है, तो आपको ये पता करना है। ये चारों सवाल करेंगे। हीटिंग एलिमेंट्स, मान लीजिए ये हीटिंग एलिमेंट है हीटर में, ऐसे हीटिंग एलिमेंट लगा रहेगा तो ये ग्लो करेगा, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड यहाँ पर लगी हुई है तो ये तो ग्लो नहीं करती ना, ये है इलेक्ट्रिक कॉर्ड, और इसे क्या कहेंगे हीटिंग एलिमेंट। यहीं से एक वायर इसमें जुड़ा रहेगा, ये वायर इसमें जुड़ा रहेगा, क्या ऐसे ही तो रहेगा भाई, इसका एक एंड इसमें एक एंड इसमें, और ये नाइक्रोम का वायर होगा, किसका होगा हीटिंग एलिमेंट, ये किसका बना है, ये कॉपर का होगा, और ये किसका होगा दैट इज नाइक्रोम। तो ये तो बिल्कुल लाल हो जाएगा, रेड हॉट, ये तो नहीं होता ना जो तार लगाया, ऐसा पूछा, ऐसा क्यों? सो हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ एलॉय, ये एलॉय का होगा, whose resistance is very high। अगर तुम देख लो मैंगानीज का 100 × 10⁻⁻6 है, इसका क्या मतलब समझते हो, देख लेना उसमें रेजिस्टिविटी देख लो, 10⁻⁻6 का क्या मतलब समझते हो, -4 ओम मीटर, और जबकि कॉपर का -8 ओम मीटर, ये इससे 10,000 गुना ज्यादा कंडक्टिव, तो ये मैंगानीज का है, बात समझ आया? तो बहुत ज्यादा, ये किसका है, तो ये 10,000 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा हुआ ना,
तो ये 1.6 इंटू है ना, ये 100 इंटू और ये 1.6 कॉपर का ये होता है कि नहीं। तो क्या लिखते हैं, whose resistance is very high, और जूल हीटिंग लॉ क्या कहता है, and H is proportional to R। समझो इस बात को क्या। अब यहाँ से ये ऐसे गया, ये किसके अंदर, इसमें। तो ये तो मुझे बताओ चंद्रशेखर, ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये इलेक्ट्रिक कॉर्ड, इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रही है कि इसमें ज्यादा, बताओ। करंट सर उसमें वो वायर में सही बता रहे हो आप लोग। सर उतनी ही जाएगा। होते करंट तो वही चीज होती है ना, ये हम लोग शुरू से पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं। जो करंट इसमें जाएगी वही फ्लो करते हुए इससे वापस आ जाएगी, अलग अलग थोड़ी ना जाएगी कि यहाँ तक इतनी चली 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर के चार्ज हो क्या करोगे, यहाँ इकट्ठे करते रहोगे क्या। करंट नहीं बदलती है। और जूल हीटिंग लॉ क्या कहता है, सेम करंट के लिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अभी लिखा है कि नहीं तुमने जूल हीटिंग लॉ, क्या लिखा है, अगर करंट सेम हो तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो करंट तो सेम हुई ना, यहाँ से चल के वही गई। तो यहाँ क्या लिखते हैं, एंड H is proportional to R। सो जो हीटिंग एलिमेंट है बिकम्स रेड हॉट, ये रक्त तप्त हो जाता है, रेड हॉट। वाइल जो इलेक्ट्रिक करंट कॉर्ड होता है वो किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड इज मेड ऑफ कॉपर whose resistance is quite low, so it does not get warmer even, गर्म भी नहीं होता, वो तो लाल हो जाएगा और ये गर्म भी नहीं होगा। अगला सवाल देखो, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, अगर तुमको Q दिया है, टाइम दिया है, V दिया है, तो क्या H निकाल लोगे। देख लो Q कितना दिया है, 96000 कूलम, I नहीं देखना है, और टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर यानी 60 मिनट, 1 आवर, और V 50 वोल्ट। तो H क्या होता है, दिशिता H का फार्मूला बताओ कोई। हाँ सही है, देख लो कि I स्क्वायर RT भी होता है, VIT भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो V तो दिया है, VIT ये भी तो लिख सकते हैं, VIT भी लिख सकते हैं क्या, लेकिन उत्कर्ष IT क्या होता है, पावर, ये तो तुम्हें अच्छा लगा। चार्ज होता हाँ? है, Q क्या होता है बताओ। अब आप देख लो I क्या होता है, Q बाई T, तो बोलो Q क्या होता है, I। तो अगर मैं H को लिखूं तो क्या VQ लिख दूं, वास्तव में मैं W इज इक्वल टू VQ ही कर रहा हूं, और W ही H है। तुमने सवाल नहीं पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W बाई Q, हम बहुत बेसिक फार्मूले पे आ गए, W इज VQ, वही तो फार्मूला है। फिर से बता, ये तुमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W बाई Q, दैट इज V क्या है, वर्क डन तुमने किया जितना एक कूलम चार्ज पर यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में, वही तो V रहता है। तो W क्या है, VQ, लेकिन हीटिंग एलिमेंट है तो वही W क्या बन जाता है, H, यही फार्मूला है। अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमको धोखे में रखने के लिए दिया, तुम्हारा काम तो इन दोनों से ही बन जाना, सही है। तो इससे क्या निकाल रहे हैं, 50 इंटू 96000, जरा मल्टीप्लाई करो, हीट जनरेटेड, टाइम का भी जरूरत ही नहीं पड़ा, कितना हो गया 480, इन सबसे 480 और फिर 4 जीरो और लगा दो, 2,50,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere, 5 एम्पियर। तो आपको H पता करना है, जबकि टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड। तो गरिमा कोई H का फार्मूला बताओ। सही, I स्क्वायर RT, that is 5 square into 20 into 30, तो 25 into 600, 150 और 2 जीरो और, तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो गई, कितने जूल हो गई। नाउ 11.12 एग्जाम्पल, आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब इस, अगर तुम बाजार से इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे लाओगे तो उस पर लिखा रहेगा 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, एक बल्ब बाजार से ले आए, इसका मतलब क्या है, सबके ऊपर ऐसे लिखा था, यही दो चीज लिखी रहेगी, ये 50 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हर सेकंड, पावर का मतलब समझते हो, वाट का मतलब समझते हो, जूल पर सेकंड, सही है। अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 वॉट को मयंक डिफाइन करो तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? मैं आपसे कह रहा हूं 1 वॉट को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? ये सही। इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, इट ड्रॉज 1 जूल एनर्जी, देखो पावर क्या होती है बताओ, W/T। तो अगर 1 जूल एनर्जी ले मेन से और हर सेकंड, तो क्या कहा जाएगा, उस बल्ब की पावर कितनी है, 1 वॉट, सही है। 9 वॉट का, ये सब 9 वॉट के, वो जो बल्ब फ्यूज हो गया पीछे जो लगा वो 9 वॉट का, सही है। इसका मतलब है वो मेन से कितनी एनर्जी लेता होगा हर सेकंड, 9 जूल भाई 9। तो इससे क्या पता चल गई पावर कितनी हुई, 1 जूल पर सेकंड, और 1 जूल पर सेकंड को ही 1 वॉट कह दोगे, या इसे क्या कह दोगे, 1 वॉट। ऐसा जेम्स वाट को ट्रिब्यूट देते हुए किया गया, ये किसको श्रद्धांजलि, क्योंकि इन्होंने 2000 पेटेंट कराए थे, 2000 चीजों का आविष्कार। तो ऐसे लंदन के वैज्ञानिक को प्रणाम हो, इसीलिए तो ये नाम वॉट आया, सही है कि नहीं। तो क्या लिखते हैं बताइए, इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस ड्रॉज 1 जूल एनर्जी फ्रॉम मेन सोर्स पर सेकेंड, हमें लेना देना नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, हो सकता है 90%, उतना काम नहीं करेगा, गर्म भी हो जाता है ना, उसे गर्म नहीं होना, लाइट देनी। Then the power of that electric appliance is said to be 1 watt. Repeat करो अर्चिता। If an electric appliance draws 1 joule of energy from the main source per second, then the power of that appliance is 1 watt. चलो लिखो इस चीज को। If an electrical appliance draws 1 joule energy from main source, main supply line या source एक ही बात है, per second, then power of that electrical appliance, उस विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी होगी, appliance is 1 watt, सही है। लेकिन अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब इस पे 100 वाट और 220 वोल्ट क्यों लिखा, इसका मतलब है यदि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराया गया तभी ये 100 जूल पर सेकंड देगा एनर्जी। अगर तुम उस कंपनी के पास चले जाओ, कह दो हमने इसको इस सेल में लगा लिया था, यहाँ मिक्सर रखा था, कह दो मैं तो सेल पे लगाए थे, अभी तो नहीं है, तो उस पर और कह दो तो टिमटिमा रहा है, 100 जूल तो नहीं दे रहा है, और उस पर क्लेम कर दो, कंपनी कहेगी रीड द वो जो क्वेश्चन लिखा है 220 पे लगाओगे तभी 100 वाट देगा।
अगर 25 पे लगा दो किसी और, तब दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। ओके, बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए इफ इट इज ऑपरेटेड एट दिस देन ओनली यू कैन क्लेम दिस एंटीना। ओके, तो अब 11.12 क्वेश्चन देख लो, क्या क्या दिया गया बताइए। पावर कितनी दी है? पावर तो निकालनी है। V कितना है? 220 वोल्ट और I कितना है? 0.50 0.50 एम्पियर। तो P का क्या फार्मूला हो गया? VI तो दैट इज 220 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 110 वॉट। इट विल 110 वॉट। सब लोग अपनी कमर सीधी करें, इतना ही रखो। पीठ में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, सुबह भी पढ़ लिया ना तुमने। हाँ